Hello students, we are going to discuss about our next topic limiting factor. In last class we discussed about our unit 1 topic ecosystem and now we start unit 2. Unit 2 आपका क्या है limiting factor. Limiting factor, what do you mean limiting factor क्या होता है? Limiting factors वो factors होते हैं जो इन इकोसिस्टम के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. ओके, लिमिटिंग फैक्टर आपका एबायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक भी हो सकता है. एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे आपका फूड की अवेलेबिलिटी, वो आपका फूड जो हुआ वो आपका बायोटिक फैक्टर है. और एबायोटिक फैक्टर में क्या हुआ? आपका मिनरल्स वगैरह जितने आपके आते हैं, टेम्परेचर, लाइट, ये सब आपके एबायोटिक फैक्टर हैं लिमिटिंग फैक्टर में. ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम. आपको दो लॉ पढ़ने हैं आपके लिमिटिंग फैक्टर्स में, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम और सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस. व्हाट इज लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम? क्या है भाई? लिबिंग्स लॉ ऑफ द मिनिमम, often simply called Liebig's law or the law of minimum. It is principle developed in agricultural science by Carl Sprengel and later popularized by Justus von Liebig. It states that growth is dictated not by total resource available but by the scarcent resource limiting factor. इन्होंने कहा कि ग्रोथ सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कौन सा फैक्टर आपके ज़्यादा एबेंडेंट मात्रा में आपके एबेंडेंट हैं, बट जो आपका कम प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी स्कैरिसिटी है, दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर. वो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. The law has also been applied to biological population and ecosystem model for factors such as sunlight or mineral nutrient. मैंने पहले बोला इकोसिस्टम मॉडल फैक्टर में आपका सनलाइट, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके लिमिटिंग फैक्टर हैं. अगर ये लिमिट में प्रेजेंट है, इनकी स्कैरिसिटी है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट अगर आपका कम है तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो होगी वो अफेक्टेड होगी. इसी तरह मिनरल और न्यूट्रिएंट सभी आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. अब नाउ वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ लिविंग. साइंटिस्ट के लिए जस्टिस वॉन लिविंग जनरली क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. ये आपके बायोकेमिस्ट थे और ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के फादर भी कहे जाते हैं. फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ मिनिमम, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम फार्मुलेटेड किया. वन क्रॉप न्यूट्रिएंट इज मिसिंग और डेफिशिएंट, प्लांट ग्रोथ विल बी पुअर इवन इफ द अदर एलिमेंट आर एबेंडेंट. ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स पे वर्क करते थे. इन्होंने देखा कि अगर आपके सारे आपके एलिमेंट जो है वो प्रॉपर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, बट अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट जो बहुत ट्रेस अमाउंट में भी चाहिए हो, अगर वो नहीं है या कम है या पुअर उसके अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो पूरी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है. लिविंग्स like the potential of a crop to a barrel with a strip of unequal length. ओके, लिविंग्स ने जो है अपना देखा कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कुछ आपके मैक्रो एलिमेंट हैं जो कि हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रो एलिमेंट होते हैं जो आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और उसके अलावा माइक्रो एलिमेंट में ही ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं जो कि आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए. अगर ये सारे मैक्रो एलिमेंट प्रेजेंट है, माइक्रो एलिमेंट प्रेजेंट है, और जो ट्रेस अमाउंट में जो एलिमेंट चाहिए अगर उसमें से भी कोई एक मिसिंग है या डेफिशिएंट है, तो वो पूरे प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है. अब इस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है? दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू प्लांट आर क्रॉप ग्रोथ. ये हम लोग इसका एप्लीकेशन क्रॉप ग्रोथ में, प्लांट में हम अप्लाई कर सकते हैं. It was found that increasing the amount of nutrient did not increase plant. ये देखा गया कि न्यूट्रिएंट के अमाउंट को बढ़ा देने से प्लांट ग्रोथ बढ़ नहीं जाता है. ओनली बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट जो कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए, जो लिमिटिंग का काम कर रहे हैं, दैट वन मोस्ट स्केयर इन रिलेशन टू नीड, जिनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, उनको हम बोलते हैं लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. वॉज द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट और
क्रॉप इम्प्रूव्ड, वो आपके प्लांट की ग्रोथ और क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। The availability of the most abundant nutrient in the soil is only as good as the availability of least amount nutrient in the soil. इसके पहले कहा जाता था जो मैक्सिमम अमाउंट में मैक्रो एलिमेंट हैं, अगर वही जब एबंडेंट हैं तभी आपकी ग्रोथ जो होती है प्रॉपर होती है। पर लिविंग्स में क्या कहा कि नहीं, आपका माइक्रो एलिमेंट तो अफेक्ट करता ही है, बट जो आपके लीस्ट अमाउंट में चाहिए, जो आपके ट्रेस अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं सॉइल में, वो भी आपके प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वो आपके, इसीलिए लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहा गया। मिनिमम मीन्स जो मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए वो एलिमेंट आपके प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है इसका? Living's law has been extended to biological population and is commonly used in ecosystem modeling. The growth of an organism such as plant may be dependent on a number of different factors such as sunlight or mineral nutrient. प्लांट का ग्रोथ जो है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सनलाइट हो, मिनरल हो, न्यूट्रिएंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो सभी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट और फॉस्फेट। The availability of these may vary such that at any given time one is more limiting than the other. The availability of these may vary such that any given time one is more limiting than the other. एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से ज़्यादा लिमिटिंग हो सकता है। लिविंग्स लॉ states that growth only occur at the rate परमिटेड बाई द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। लिविंग्स ने एक बात और कही कि ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, जितना जो आपका मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है वो जितना परमिट करता है रेट को, वो कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। लिमिट मीन्स क्या होता है आपका? कंट्रोल करना, लिमिट। तो पूरा कंट्रोल जो होता है उस एलिमेंट के हाथ में होता है, उस फैक्टर के हैंड में होता है जो सबसे कम अमाउंट में चाहिए। Living's law of the minimum illustrated the lowest step of a barrel limit its capacity. Plant can yield only as much as the amount of critical nutrient is available. प्लांट से जितनी हमारी यील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? जो आपके क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनका अमाउंट कितना है वो इस पे डिपेंड करते हैं। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू कैरिंग कैपेसिटी लिमिट व्हेन द लोएस्ट स्लेब इज लेंथ हेड, जो सबसे लो में चाहिए अगर वो आपका बढ़ता है, द नेक्स्ट लो स्टेप सेट द लिमिट। अब इसके बाद जो दूसरा जो लोवेस्ट में चाहिए अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो जो नेक्स्ट लो में चाहिए अब वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करने लगता है। लिविंग्स लॉ ऑफ द मिनिमम एन एग्जाम्पल। ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज डिपेंडेंट ऑन द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या लाइट प्रेजेंट। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स आपके, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लैंक्टन मतलब जो फ्लो करता है, फ्लाइटो प्लैंक्टन, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह आपके फाइटो प्लैंक्टन्स हैं। इज डिपेंड ऑन द मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी ग्रोथ, फाइटो प्लैंक्टन का जितना मिनिमम, आपके मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट और लाइट की प्रेजेंस भी, बहुत लाइट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होंगे, और अगर कम होंगे तो ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कम होगा। whatever is in shortest supply will limit growth and may stop। जो आपके सबसे कम सप्लाई होगी जिस चीज़ की, जिस न्यूट्रिएंट की या लाइट की, अगर उनकी सप्लाई बहुत कम हो तो वो उसकी ग्रोथ को लिमिट भी करते हैं, कम भी करते हैं या स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे नाइट्रेट, सिलिका, फॉस्फेट और आयरन लिमिटेशन, लाइट लिमिटेशन। ये नाइट्रेट, सिलिका, फॉस्फेट ये सब आपके फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को लिमिट करते हैं, और लाइट भी एक लिमिटिंग फैक्टर है फाइटोप्लैंक्टन के लिए। इफ़ अ न्यूट्रिएंट और लाइट इज़ एट लो लेवल इट मे बी लिमिटिंग ग्रोथ। अगर इसमें से लाइट या कोई भी न्यूट्रिएंट आपके कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लो अमाउंट लेवल में प्रेजेंट है, ये उसका
इट मे बी लिमिटिंग ग्रोथ, तब उनकी ग्रोथ जो होती है फाइटोप्लैंक्टन की वो लिमिटिंग होगी, वो ग्रोथ उनकी चेक्ड हो जाती है. ओके, दैट्स योर लीबिंग्स लॉ ऑफ द मिनिमम. In next topic we discuss about Salford law of tolerance. Okay. Hello students, we start our next topic, Salford's law of tolerance. In last topic we discuss about Liebig's law of minimum. Now we start Salford law of tolerance. लीबिंग्स ने कहा कि जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वही आपके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जो कम से कम मात्रा में प्रेजेंट हैं वो वही अफेक्ट करते हैं. बट सैल्फर्ड्स ने कहा नॉट ओनली मिनिमम, मैक्सिमम फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ. द आइडिया दैट फैक्टर कुड बी लिमिटिंग एट देयर मैक्सिमम एज वेल एज देयर मिनिमम लेवल वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन लॉ ऑफ टॉलरेंस प्रेजेंटेड बाय सैल्फर्ड. 1933 में सैल्फर्ड ने ये लॉ दिया कि नॉट ओनली कुड बी लिमिटिंग एट देयर मैक्सिमम एज वेल एज देयर मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों जो होते हैं वो फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं. द लॉ स्टेट्स दैट ईच इकोलॉजिकल फैक्टर टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिटिंग इफेक्ट बिटवीन विच लाइज अ रेंज दैट इज़ नोन एज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस. उन्होंने कहा जिस पे कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, फ़िश के सेंस में ले लो, हर फिश का अपना एक टेम्परेचर के लिए एक ऑप्टिमम फैक्टर होता है कि इससे कम या इससे ज़्यादा उसका अगर टेम्परेचर होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती. हर फिश का अपना अलग अलग ऑप्टिमम रेंज होता है. तो जैसे अगर वो उस रेंज से अगर कम हो गया या मैक्सिमम हो गया, ज़्यादा हो गया, मे बी अगर हम मान लेते हैं कि अगर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो 20 से अगर ज़्यादा हो गया 23, 25, तो भी वो लिमिटिंग का काम करेगी. उसकी ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी या स्लो होने लगेगी. और अगर जो उसकी ऑप्टिमम रेंज कम से कम 10 है, 10 से नीचे भी टेम्परेचर गया तो वो मिनिमम का काम, मिनिमम फैक्टर्स है जो कि उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करने लगेगी और उसका जो नंबर होगा, पॉपुलेशन का नंबर होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा. लिमिटिंग इफेक्ट, अब इस 10 और 20 के बीच का जो रेंज होगा वो बेस्ट रेंज होगा, जिसको कि हम बोलते हैं ऑप्टिमम. दैट इज़ नाउ नोन एज द लिमिट ऑफ टॉलरेंस. ऑप्टिमम रेंज को ही हम बोलते हैं लिमिट ऑफ टॉलरेंस. मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की जो रेंज होती है दैट्स कॉल्ड लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस. Between the lower and upper limit of tolerance lies a broad middle sector of gradient which is called the zone of compatibility. जो आपका लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो सेक्टर हुआ उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी, या कभी कभी उसको टर्म यूज़ करते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस या बायोकाइनेटिक जोन. ठीक है, उस ऑप्टिमम रेंज को क्या क्या बोल सकते हैं? जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी, जोन ऑफ टॉलरेंस या बायोकाइनेटिक जोन और जोन ऑफ कैपेसिटी भी बोलते हैं. द रीजन एट आइदर एंड ऑफ जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी इज कॉल्ड द लीथल जोन. जो जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी है आपका, जैसे अगर ये रेंज है, ठीक है, अगर ये आपका ऑप्टिमम रेंज है, अगर हम इसको जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, तो इसके दोनों साइड में एक तरफ मिनिमम होगा और एक तरफ मैक्सिमम होगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो ये अगर टेम्परेचर आपका 10 से 20 के बीच में है, एक हमने ऐसे ही मान लिया, तो वो जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी है, बायोकाइनेटिक जोन है, जोन ऑफ कैपेसिटी है, जिसमें कि जो भी फिश है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ जो होगा वो बहुत बेस्ट होगा, उनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी. अब अगर उससे कम हुआ तो वो मिनिमम, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो मैक्सिमम लेवल जो हुआ, तो इस पे क्या होगा, उनका नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा. इस जोन को हम बोलते हैं लीथल जोन.
लीथल जोन। लीथल जोन क्या है? टेम्परेचर इतना कम हो जाए जिसपे कि उसका कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव ना करे, दैट्स कॉल्ड लीथल जोन। या इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके सारे इंडिविजुअल डाई कर जाए या डिसअपियर हो जाए, दैट्स कॉल्ड लीथल जोन। मिनिमम में भी लीथल जोन होगा और मैक्सिमम में भी लीथल जोन होगा। तो बायोकाइनेटिक जोन भी इसी को बोलते हैं, बायोकाइनेटिक जोन। बायोकाइनेटिक मीन्स, बायो मीन्स लिविंग बीइंग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, उनका मतलब जो बेस्ट ग्रोथ है, दैट्स कॉल्ड बायोकाइनेटिक जोन। अगर इस बायोकाइनेटिक जोन से ये डायरेक्ट लीथल जोन में नहीं आता है कि बायोकाइनेटिक जोन उसके बाद तुरंत, इसके बीच में भी एक स्टेप आता है, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जोन। अब क्या है कि मिनिमम जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी के बाद अगर टेम्परेचर 10 से धीरे धीरे 9, 8 आया तो वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फील करेगा, वो फिश या जो भी आपका एनिमल है, और उनका नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा। इधर भी अगर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ 23, 24, तो वो क्या होगा, उनका नंबर कम होना शुरू करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उनका नंबर एकदम डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ भी मिनिमम में भी डिसअपियर, दैट्स जोन आज कॉल्ड लीथल। लीथल मीन्स क्या होता है, डेथ, कि वो मतलब कंडीशन जिसपे कि वो सरवाइव ना कर सके, दैट्स कॉल्ड लीथल डोज। होता है कि किसी भी टॉक्सिकेंट का वो डोज जिसपे कि वो इंडिविजुअल सरवाइव ना करे, दैट्स डोज आर कॉल्ड लीथल डोज। इसी तरह लीथल जोन वो कंडीशन या वो फैक्टर का वो पॉइंट जिसपे कि वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर सके, दैट्स कॉल्ड लीथल जोन। इसमें मैंने इसके सब नाम इस तरह से इसलिए बताया आपको, कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। बायोकाइनेटिक जोन पूछ सकते हैं, जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी को लेके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको इसके सारे नाम क्लियर रहना चाहिए। द रीजन एट आइदर एंड ऑफ जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी इज कॉल्ड द लीथल जोन। मैंने पहले बताया लीथल जोन दोनों तरफ के, और इसको लीथल जोन भी बोलते हैं या जोन ऑफ रेजिस्टेंट, जोन ऑफ रेजिस्टेंट या जोन ऑफ इंटॉलरेंस, कि अब उसको जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। द जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी टू इंक्लूड अ ब्रॉड जोन ऑफ ऑप्टिमम एंड नैरो जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। मैंने भी आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में बताया कि वो डायरेक्ट लीथल जोन पे नहीं आ सकता है, उसके बाद वो ऑप्टिमम से या कॉम्पेटिबिलिटी से पहले जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है, उसके बाद वो लीथल जोन में आता है। इन बिटवीन रेंज ऑफ ऑप्टिमम एंड लीथल जोन, या आपका जो कॉम्पेटिबिलिटी और लीथल जोन के बीच में आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मैंने अभी आपको बताया। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस आर intensity level of a factor at only LD50, half or organism can survive. Upper and lower limit of tolerance are intensity level. अपर और लोअर लिमिट जो आपकी टॉलरेंस की होती है वो लेवल अ फैक्टर एट ओनली LD50 क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन का जब केवल 50% इंडिविजुअल सर्वाइव करे वो कंडीशन या वो डोज आपका LD50 कहलाता है। These limit are sometimes difficult to determine. कभी कभी इस लिमिट को डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। These limits are sometimes difficult to determine, as for example, with low temperature organism may pass into hibernating state. कभी कभी क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर है, तो ठंड है, बहुत लो टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाइबरनेटिंग स्टेज में चले जाते हैं। हाइबरनेट से फ्रॉग वॉग आपका हुआ, लिजर्ड होती है, ये सब क्या होती है कोल्ड सीजन में हाइबरनेट कर जाती है, फ्रॉम विच दे अगेन बिकम फंक्शनल व्हेन द टेम्परेचर राइजेज अबव अ थ्रेशोल्ड। और उसके बाद जब वो टेम्परेचर आपका थ्रेशोल्ड क्या हुआ भाई, थ्रेशोल्ड वो लेवल है जिस पे कि वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे। मिनिमम लेवल जिस पे कि जैसे टेम्परेचर बहुत कम हो गया, अब क्या हुआ कोल्ड में वो हाइबरनेट कर गया, लेकिन टेम्परेचर जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा
थ्रेशोल्ड वो कंडीशन है जिस पे कि वो अब रिस्पॉन्स देना शुरू करे। अब उससे अधिक होगा तो और ज़्यादा दिखेंगे, धीरे धीरे वो अपीयर हो जाते हैं। जो हाइबरनेट हैं वो हाइबरनेशन से बाहर आने लगते हैं। एट हाई टेम्परेचर देयर मे बी सिमिलर इनएक्टिवेशन, और यही चीज़ अगर बहुत टेम्परेचर हाई हुआ, उनका नंबर बढ़ने लगता है, लेकिन एक लिमिट से हाई होने लगेगा तो अब वो फिर से वो इनएक्टिवेशन में जाने लगते हैं बिफोर द लीथल लेवल अटेंड। लीथल लेवल तक पहुंचने से पहले वो धीरे धीरे इनएक्टिव होना शुरू कर देते हैं। इवन विदाउट डॉर्मेंसी अकरिंग देयर आर नॉर्मल जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब आपको सीधे वो डॉर्मेंसी आपका मिले जबकि एकदम डिसअपियर कर जाए, उसके पहले एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जो कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस के बाद होता है। In adapting to a changing environmental, organism may alter their behavior, morphology or physiology to accommodate to new condition। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी अपने में बिहेवियर में उनके अंतर आने लगता है, डिफरेंस आने लगता है। मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आता है, फिजियोलॉजी में डिफरेंस आता है। क्यों चेंजेस होते हैं कि जो नई कंडीशन उनको मिल रही है वो मिनिमम से ज़्यादा, चाहे मिनिमम से भी कम या मैक्सिमम से ज़्यादा है, वो उसमें अपने को अडॉप्ट करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस भी होने लगते हैं। द शेप ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट मे चेंज इफ़ दे ग्रो अंडर कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज। अगर आप वाटर के शॉर्टेज में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे उसके लीफ में चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, जैसे आपके कैक्टस वगैरह हैं, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो जिससे कि वाटर का रिमूवल कम हो। वाइल अ रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल mechanism attempt to keep the condition close to the optimum for cellular process of functional efficiency. Protein structure and function are easily denatured by extreme of temperature। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। एसिडिटी, सैलिनिटी एंड अदर इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर द एंजाइम ड्राइविंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके एंजाइम ड्राइविंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज हो जाता है। विथ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म आर सफिशिएंट टू मेंटेन द इंटरनल मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम होता है कि जितना इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी इस तरह से होती है कि वो इंटरनल इन्वायरमेंट उसको कोप करता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है, थोड़े बहुत चेंजेस को वो मेंटेन किया रहता है। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मतलब स्टेज, वो सेम उस पर रहता है। मैकेनिज्म आर सफिशिएंट टू मेंटेन, जैसे हमारा बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना ज़्यादा हो, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड में क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो जो हमेशा एक रहेगा, कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो एक ये आपका होम्योस्टेसिस है, टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस है। द ऑर्गेनिज्म में but where these cost has to be met over an extended period, the organism, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं, जो बैलेंस होता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो होम्योस्टेसिस भी आपका बैलेंस नहीं कर पाता। द ऑर्गेनिज्म मे वाइडन इट्स टॉलरेंस लिमिट बाय मॉडिफाइंग इट्स फिजियोलॉजी थ्रू एक्लिमेशन। एक्लिमेशन क्या होता है या एडॉप्टेशन क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में चेंज हो उसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई करना, या जो चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज़ एबल टू एक्यूमुलेट टू लोअर ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो हम अपना ऑक्सीजन प्रेशर को लोअर कर लें बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसी एंड चेंजेस इन हार्ट फंक्शन।
कैसे ये होता है, होम्योस्टेसिस की कैसे मेंटेन होती है कि हमारे आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है और हार्ट का फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। द चेंजेस आर रिवर्स व्हेन रिटर्निंग टू द लोअर एल्टीट्यूड। और यही चीज़ जैसे जैसे आप नीचे आते हो, लोअर एल्टीट्यूड पे आते हो, तो आरबीसी का नंबर घट जाता है और जो आपकी हार्ट बीट है वो भी कम हो जाती है। टॉलरेंस इज़ एन इनहेरिटेड जीनोटिपिक एडॉप्टेशन टू स्ट्रेस। और जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो आपका जीनोटिपिक एडॉप्टेशन भी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेलेक्टिव प्रेशर दैट ऑपरेटिंग ऑन इट्स पेरेंट एंड एंसेस्टर। ठीक है। और टॉलरेंट रेस हैज़ अ डिफरेंट ऑप्टिकल रेंज फॉर पार्टिकुलर स्ट्रेस कंपेयर विथ नॉन एडॉप्टेड मेम्ब्रेन एंड इज टर्म इको टाइप। जैसे ये डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देखो। इसी डायग्राम में सारी चीज़ें आपकी आ जा रही हैं। ये आपका जो डायग्राम है आप इसको ध्यान से देखें। दैट्स कॉल, ये आपका इधर जो होता है लिमिट है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, और इधर ये लो और इधर हाई, बीच में जो है आपका रेंज ऑफ ऑप्टिमम या कॉम्पेटिबिलिटी जोन है। ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप देखो ग्रोथ यहाँ पे आपका या तो उसका जोन ऑफ इंटॉलरेंस स्पीसीज एब्सेंट, ये बहुत ही कम लो हो जाएगा, तो क्या होगा, स्पीसीज उसमें एब्सेंट है, जोन ऑफ इंटॉलरेंस ये जो कंडीशन है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद धीरे 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 अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों, टेम्परेचर है, लाइट है, क्या न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, जो भी हो, जिसकी वजह से भी हो, अगर वो धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट उसका बढ़ने लगता है, जैसे लाइट ही मान लिया आपने या टेम्परेचर ही मान, थोड़ा आपका धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो लो पॉपुलेशन का नंबर बढ़ने लगता है, जोन ऑफ फिजियोलॉजी, अभी वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस फील कर रहा है। बट जैसे जैसे आपका ऑप्टिमम रेंज में आएगा तो ये ग्रोथ जो होती है बेस्ट, ये ऊपर गया, लेकिन फिर जैसे धीरे 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 उससे भी हाई टेम्परेचर होने लगा तो ये ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वो अगेन अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अब होने लगा तो फिर वो जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आ गया और इसमें पॉपुलेशन का नंबर कम होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो अगर उससे भी ज़्यादा लाइट या जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है हो गया तो वो हो गया जोन ऑफ इंटॉलरेंस, कि उस कंडीशन को वो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और उसमें कोई भी उसकी स्पीसीज़ नहीं मिलती है, स्पीसीज़ एब्सेंट। ओके। तो ये जो बेस्ट आपका ग्रोथ जो होता है वो रेंज ऑफ ऑप्टिमम, जोन ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी, बायोकाइनेटिक जोन में होता है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, उसके बाद जोन ऑफ इंटॉलरेंस या लीथल जोन जिसको बोलते हैं वही है। स्टेनो और यूरे दो वर्ड आपका आता है। स्टेनो मीन्स नैरो रेंज और यूरी मीन्स वाइड रेंज। स्टेनो मीन्स नैरो रेंज, ये किसी भी फैक्टर के लिए हो सकता है, जैसे स्टेनोथर्मल, अगर हम किसी एनिमल के लिए बोलते हैं वो स्टेनोथर्मल है। स्टेनोथर्मल मतलब है कि वो टेम्परेचर के मिनिमम रेंज में वो सर्वाइव करता है, स्टेनोथर्मल है। और अगर हम उसको बोले यूरी थर्मल है तो वाइड रेंज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव करता है। जैसे स्टेनोहेलाइन है मतलब लो सैलिनिटी में वो सर्वाइव करता है, और यूरी हेलाइन है तो वाइड सैलिनिटी में। स्टेनोहाइड्रिक और स्टेनोबैथिक मतलब ऐसे डेप्थ के लिए है आपका। स्टेनोबैथिक ज़्यादा डेप्थ में वो सर्वाइव करेगा। स्टेनो और यूरी वर्ड आपको क्लियरली सो, ये नैरो रेंज के लिए है और ये यूरी रेंज के लिए, वाइड रेंज के लिए, सॉरी। Species vary in their limit of tolerance to the same factor फॉर एक ही स्पीसीज वो लिमिट ऑफ टॉलरेंस के लिए वो अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल एटलांटिक सालमन स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स एडल्ट लाइफ इन द सी। एटलांटिक सालमन जो होता है अपना एडल्ट लाइफ का ज़्यादा पोर्शन वो सी मीन्स आपका सेलाइन वाटर में सर्वाइव कर रहा है, बट गोज एनुअली इनटू फ्रेश वाटर स्ट्रीम टू ब्रीड। लेकिन वो पूरे साल में एक बार ज़रूर से वो एनुअली वो कहाँ जाती है, स्टेनो से फ्रेश वाटर में जाती है। क्यों जाती है? ब्रीड करने के लिए, क्योंकि वो
सी वाटर में या सलाइन वाटर में ब्रीड नहीं कर सकती है, इसलिए वो ब्रीड करने के लिए वो फ्रेश वाटर में जो जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है। मोस्ट अदर मेराइन फिशेज आर किल्ड व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। बहुत सारी ऐसी मेराइन फिश भी होती हैं, अगर उनको फ्रेश वाटर में रख दो तो वो डाई कर जाएंगी। एज आर और बहुत सारी ऐसी फिशेज भी हैं फ्रेश वाटर की, अगर उनको मेराइन वाटर में रख दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Moreover, a plant or animal may have a wide range of tolerance for one factor in the environment, but a relatively narrow range of tolerance for another condition. बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं कि एक फैक्टर के लिए वो वाइड रेंज पे कर रहे हैं और दूसरे फैक्टर के लिए वो नैरो रेंज में कर रहे हैं. Another condition, like some fishes of fresh water, are eurythermal, but they are stenohaline. Eurythermal means टेम्परेचर के लिए वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही हैं, बट सैलिनिटी के लिए स्टेनो है, मीन्स नैरो रेंज में कम सैलाइन वाटर में सर्वाइव करेंगी. द लिमिट ऑफ टॉलरेंस फॉर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सीड, एग्स, एम्ब्रियो एंड लार्वा आर यूजुअली नैरोअर देन फॉर नॉन रिप्रोडक्टिव एडल्ट प्लांट एंड एनिमल. जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से सीड है, एग है, एम्ब्रियो है, ये सब ये नैरो रेंज में टॉलरेट करती हैं कंपेरेटिव टू नॉन रिप्रोडक्टिव एडल्ट जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होते उनके कंपैरिजन में. एग्जांपल, एडल्ट ब्लू क्रैब एंड मेनी अदर मेराइन एनिमल कैन टॉलरेट ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर विथ हाई कैल्शियम कंटेंट. वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, बट देयर लार्वी कैन नॉट लिव इन सच वाटर एंड हेंस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन रिवर. और उनकी जो लार्वा है वो इस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर एडल्ट सर्वाइव कर लेता है, इसीलिए वो रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको रिवर में जाना पड़ता है, क्योंकि अब उनका जो लार्वा है वो उस वाटर में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है. इस सेल्फर्ड लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इसका डायग्राम. इस डायग्राम को क्लियरली अगर आपने समझ लिया तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक आपका लिमिट है, लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, कि इस लिमिट में वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी पॉपुलेशन हो या इकोसिस्टम हो, वो अच्छे से ग्रो करता है. रेंज ऑफ ऑप्टिमम इज़ बेस्ट कंडीशन. रेंज ऑफ ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेस्ट कंडीशन, जिसमें वो बेस्ट सर्वाइव करे, उससे ज़्यादा नंबर प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड रेंज ऑफ ऑप्टिमम. और सबसे लास्ट में जो होता है लीथल जोन, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जोन और बायोकाइनेटिक जोन. फिर आपका आ जाता है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिर अगेन आपका आता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.